नमस्कार। इस वक्त रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस में छात्रों के द्वारा एक पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है। युवा महाकुंभ 75 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वां वर्ष शुरू होने जा रहा है। इन्हें एक पोस्टर का विमोचन किया है। एमडीयू के छात्र हैं और एमडीयू में कोई कार्यक्रम होगा। इस वर्ष की शुरुआत हुई 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राष्ट्र युवा जो है राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी बताए गए। लेकिन इस देश में, इस प्रदेश में युवाओं की हालात क्या है, उसके ऊपर बात करने के लिए कुछ एमडीयू के छात्र नेता हैं। इनके साथ हम बात करेंगे कि युवा दिवस मनाया जा रहा है, युवा महाकुंभ मनाया जा रहा है, युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में युवाओं की स्थिति क्या है प्रदेश में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीनू धनखड़ हैं हमारे साथ। थोड़ा इस पोस्टर के बारे में इनसे जान लेते हैं, क्या कार्यक्रम है इनका, बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। तो अखिल भारतीय अभी देश भर में हमारे जिला सम्मेलन चलाए जा रहे हैं। इसमें रोहतक में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो एबीवीपी स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को भी हम प्रेरित करने के लिए अपना प्रयास करेंगे कि वह छात्र इससे प्रेरित हों एवं अपने जीवन में अपनाएं उन चीज़ों को। सन्नी नारा हैं, एमडीयू के छात्र नेता हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इनके पास दायित्व है। सन्नी, युवा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, युवा दिवस मनाया जा रहा है, देश प्रदेश की रीढ़ की हड्डी युवाओं को बताया जा रहा है। क्या एक्चुअल में युवाओं को वो सारी फैसिलिटी मिल रही हैं जो युवाओं को मिलने चाहिए इस देश में, प्रदेश में? जैसे कि आप देखते हो कि इस प्रदेश के युवाओं की स्थिति जो जगजाहिर है, जितनी भी रिपोर्टें आई है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे नशा हो, चाहे विश्वविद्यालयों की स्थिति हो, चाहे कॉलेज हो या सरकारी स्कूल हो। सरकारी स्कूलों का तो यो हाल है कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, जिस तरफ सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर, जो युवाओं के मुद्दे हैं, इनको लेकर हम मैदान में उतरने वाले हैं। इस जो युवा कुंभ होने वाला है, इसमें हम जिले भर से जो छात्र आएंगे, उनकी जो समस्याएं होंगी उनको इस माध्यम से उठाने का काम करेंगे। युवा को रोजगार नहीं है युवाओं के पास, लेकिन मंच से नेताजी ऐलान कर देते हैं युवा जो है वो राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस प्रदेश का युवा है वो जागरूक नहीं होगा, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा तुम्हारे अधिकार क्या है, या वो युवा जब तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सीखेगा, जब तक वो सड़क पर नहीं उतरेगा, जब तक युवा फोन की लड़ाई फोन से ही लड़ता रहेगा, तब तक इस प्रदेश में, इस देश में कोई बदलाव नहीं होने वाला। फोन के लड़ाई के माध्यम से कोई जंग नहीं जीती जाती। लड़ाई लड़ने के लिए हथियार लेकर मैदान में उतरना पड़ता है। हथियार हमारी कलम होती है, हथियार बंदूक नहीं होती। कलम के माध्यम से या सड़क के माध्यम से, या जितने भी, अगर हम इतिहास देखते हैं, युवाओं को सबसे पहले इतिहास पढ़ने पड़ेंगे। जो फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस प्रदेश के युवाओं को, सबसे बड़ा उनकी बर्बादी का कारण वो फेसबुक या व्हाट्सएप का ज्ञान है। जब तक युवा अपने देश का इतिहास नहीं पढ़ेंगे कि वो किस कौम के योद्धा रहे हैं, किस प्रकार से युवाओं ने सरकारों को पलटा है, किस प्रकार से युवाओं ने वोट की चोट के माध्यम से सरकारों को गिराने का काम किया है, तब तक युवा सड़क पर नहीं आएगा, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेगा। तब तक इस प्रदेश का युवा सरकार को दोष देता रहेगा, और दोष देने से कभी भी जीत हासिल नहीं होती। जीत हासिल करने के लिए युवाओं को अपने जो अधिकार हैं, जो अपनी समस्याएं हैं, या जो उनको मिलना चाहिए, चाहे शिक्षा है, चाहे नौकरी है, या मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए युवाओं को सड़क पर आना पड़ेगा। और लड़ाई सड़क के माध्यम से ही लड़ी जाती है। घर के कमरे में बैठकर, एसी में बैठकर फोन चलाने से, कोई किसी को ऊंचा नीचा दिखाने से ये अधिकार नहीं मिलने वाले। आज हरियाणा की जो हालात हैं, बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। मैं आपके पास आऊंगा। हरिओम में छात्र संघ चुनाव एक बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश का, और जब जब विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ नेता जो है, सत्तासीन नेता हो या विपक्ष के हों, वो मंच के माध्यम से उठाते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, उसके बाद इस मुद्दे को, इस दावे को लोग भूल जाते हैं। क्या यही युवा महाकुंभ है? क्या यही युवा जो है रीढ़ की हड्डी है देश की, प्रदेश की? कैसे? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये युवा कुंभ जो है, सबसे पहले आपको जानना और समझना और पहचानना जरूरी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करवा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पिछला रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हैं। इतिहास क्या रहा है एबीवीपी का। एबीवीपी जिस मुद्दे को उठाती है, मुद्दा उठाना ही काम एबीवीपी का नहीं है, उसका समाधान देकर उसका समाधान निकालने का काम एबीवीपी करती है। रोड से लेकर संसद तक घेरने का काम एबीवीपी करती है। हम लोग वो छात्र नेता नहीं है, और वो छात्र हमारा संगठन नहीं है कि किसी नेताओं के पिछलगू हो, किसी नेताओं के बल पे काम चल रहा हो। हम वो लोग हैं
जो हम लोग अपने संगठन के साथ मिलकर हम सब इकट्ठे होकर मुद्दों को उठाते हैं। रही चुनाव की बात, देखिए शहर में एमपी का चुनाव होता है, शहर में विधायकी का चुनाव होता है, सरपंची का चुनाव होता है, नगर परिषद का चुनाव होता है, लेकिन छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं करवाती सरकारें, उन्हें लगता है कि एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पीड़ित शोषित परिवार का बेटा किस प्रकार से आगे आ जाएगा, और उनके शासन प्रशासन जो उनका सिस्टम है जिससे वो अपनी जिंदगी कितनी पीढ़ियां गुजार रहे हैं इस हरियाणा सरकार को आप जानते होंगे सबको अच्छी भली बाती। क्या परिवारवाद की जो राजनीति यहाँ पे चल रही है, नया युवा ना उभर के आए, सन्नी नारा जैसा नेता और कब बहुत सारे छात्र नेता हैं जो गरीब घर से हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग बदलाव की सोच रखते हैं, उनको आगे ना लेके आए। उन्हें डर है कहीं ना कहीं उनके मन में, अगर ये आगे आ गए तो हमारी दुकानें हरियाणा में बंद हो जाएंगी। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है इन सरकारों का। कौन लोग हैं वो बता दो कैमरे के सामने। नहीं कौन लोग हैं? लोग आप शासन में बैठे हैं, जो जिन्होंने राज किया हरियाणा के ऊपर कितने कितने साल, अब जो राज कर रहे हैं सबका नाम है आपके सामने। मैं नाम सबके सब ऐसे ही हैं भाई साहब। किसने छात्र संघ चुनाव कराए? 1996 छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। 2018 में सरकार ने चुनाव कराए, एक लॉलीपॉप दिया, चुनाव नहीं था, लॉलीपॉप था केवल वो। मैं कहता हूं ये बात कि सिर्फ लॉलीपॉप था 2018 का चुनाव, कि जो करवाना चाहिए इलेक्शन को, जो है बिल्कुल खुलेआम सरेआम उसकी वोटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उसको सीआर में बांट दिया, बंद कमरों की वोटिंग करवाई। चुनाव नहीं था, खुलेआम चुनाव करवाइए आप। एबीवीपी प्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में है या अप्रत्यक्ष चुनाव? हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में है, और हम यही मांग करेंगे कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द चुनाव करवा दे, वरना आने वाले समय में रोड से लेकर संसद तक घेरने का काम हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, और वो पुराना इतिहास हम भूले नहीं हैं, वो दोहराने का काम हम दोबारा कर देंगे। सन्नी, अब सवाल मेरा आपसे आ जाता है। आपने कहा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। इसी प्रदेश के युवा सीएम, डिप्टी सीएम जो है वो दुष्यंत चौटाला, वो कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए 75% का जो निजी उद्योगों में आरक्षण है वो हमने आरक्षित करवा दिया, और प्रदेश के हर तीसरे युवा को हम निजी उद्योगों में रोजगार देंगे। सबसे पहले जो डिप्टी सीएम कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ एक सरकार का माध्यम चाहिए था, उनको तो सत्ता चाहिए थी, क्योंकि उन लोगों को बहुत समय ज़्यादा हो गया था सत्ता से दूर हुए। तो अब उन्होंने ऐसा लॉलीपॉप दिया युवाओं को, जब इस प्रदेश में उद्योग ही नहीं बचे हैं, जब लोग यहाँ से, जो उद्योगपति हैं यहाँ से उद्योग लेकर यहाँ से भाग रहे हैं, जब उनको वो रोका नहीं जा रहा, तो ये जो 75% का जो लॉलीपॉप है यहीं के धरा का धरा रह जाएगा। और जो डिप्टी सीएम यहाँ पे बने बैठे हैं, जिन्होंने सबसे पहले मांग उठाई थी कि उनकी जो पहली कलम है वो छात्र संघ चुनाव के लिए चलेगी, चाहे आप रिकॉर्ड में जाकर देख सकते हो, आज वो लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने आज तक हिम्मत नहीं दिखाई। जो दिग्विजय चौटाला हर भाषण में, हर मंच पर बोलता था कि सबसे पहले हमारी जो सरकार आएगी तो पहली कलम से छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे, ऐसे झूठे लोग युवाओं को बरगला रहे हैं, नशे की तरफ धकेल रहे हैं। युवाओं को बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जो डिप्टी सीएम बैठे हैं, उनका इसमें पूरा का पूरा योगदान है। मैं खुले आप तौर से कह रहा हूं, अगर वो लोग इस सत्ता में आए हैं, झूठ बोल कर आए हैं, सबसे बड़ा अगर उन्होंने धोखा दिया है तो इस प्रदेश के युवाओं के साथ दिया गया है। और जो डिप्टी सीएम बार बार बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गांव में जाकर देखो, एक गांव में 3-3 शराब के ठेके हैं, वहां पे शराब के ठेके हैं, लेकिन स्कूलों में वहां पे टीचर नहीं है। इससे बड़ा इस प्रदेश का क्या हाल होगा? कहते हैं पढ़ा लिखा युवा देश का भविष्य होगा, प्रदेश का भविष्य होगा। आपने जिक्र किया प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एमडीयू के अंदर 50% तक फैकल्टी नहीं है। क्या इसी तरह से जो युवा होगा वो प्रदेश का भविष्य बनेगा? बिल्कुल भी ऐसा। जो ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ के ये चाहते हैं कि जो यहाँ के जो छात्र हैं, ये जो युवा हैं, उनको बिल्कुल मानसिक तौर से तोड़ दिया जाए, उनको ना तो रोजगार दिया जाए, उनको बस जीवित रखा जाए, उनको रोटी मिल जाए। जो सरकार चला रहे हैं उनका यही माध्यम है कि जो उनकी जो दादा परदादा जो यहाँ पे चल रहे हैं, वो लोग, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको युवाओं का कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने घर और अपने खजाने भरने से मतलब है। हरिओम पंडित, मेरा सवाल आपसे है, युवाओं को बेरोजगार बनाने के पीछे क्या मंशा, इन लोगों की क्या चाहते हैं युवाओं से? देखिए भाई साहब, बेरोजगार बनाने के लिए सबसे पहला मुद्दा शिक्षा का है। मैं छात्र हूँ, पहले तो मैं शिक्षा के ऊपर बोलूँगा। जब किसी भी देश की परिस्थिति को बिगाड़ना हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ना हो, तो 2 चीज़ करनी होती है। उसकी संस्कृति बिगाड़ दीजिए, या फिर उस देश का जो है शिक्षा सत्र गिरा दीजिए। तो शायद उसी पर काम चल रहा है काफ़ी टाइम से। लेकिन जब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर हम जैसे कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 35 लाख स्टूडेंट्स का अगर अपनी सदस्यता के साथ अगर चल रहा है, तो शायद इनके मंसूबे ऐसे कभी कामयाब नहीं होंगे। हम लोग हैं अभी,
बस मैं अपने रोहतक के युवाओं को और अपने हरियाणा के युवाओं को और युवा साथियों को कहना चाहूँगा, केवल फर्क समझिए आप लोग छात्र संगठन के अंदर। एक छात्र संगठन है जो नेताओं की जय बुलवाते हैं आपसे, और एक छात्र संगठन है जो केवल भारत माता की जय बुलवाते हैं आपसे। हमारे देश के युवाओं को केवल और केवल बहलाकर फुसलाकर ले जाया जाता है हर जगह पर, लेकिन छात्र संगठनों में आपको फ़र्क समझना होगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा एक शायरी के माध्यम से, कि वो नदी और नाले मिलाकर समुद्र बन रहे हैं और वो आपको डुबाने के लिए, नदी और नाले मिलाकर वो समुद्र बन रहे हैं तुम्हें डुबाने के लिए, और हम खून पसीनों की जो है संघर्ष कर रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए। केवल मैं यही इसी शायरी के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप हरियाणा के युवा सभी साथी इस चीज़ को देखें, समझें। राजनीति किस प्रकार से आपको गिराना चाहती है, अपने भविष्य को देखिए। ये मत देखिए कि आपका परिवार किसके साथ रहा हो, किसके साथ होने वाला है। आप ये देखिए कि आपका भविष्य क्या बन रहा है, आपके बच्चों का भविष्य क्या बनेगा। युवा देश का भविष्य है ना, तो हमें सोचना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना हमारा धर्म है, अपना बढ़ना अगर हमारा धर्म है, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भविष्य हमारा कैसा हो, किस प्रकार की सरकारें चल रही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें सरकारों से क्या लेना देना, मैं देखता हूँ युवाओं के अंदर ही बात होती है। स्टूडेंट्स बैठते हैं तो हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं राजनीति में क्या करना, हमें स्टूडेंट क्या करना। अरे भैया, सरकारें रेट बढ़ाएंगी तो आर्थिक नुकसान किसका है? सरकारें अगर सत्र शिक्षा गिराएंगी तो नुकसान किसका है? सरकारें स्कूल बंद करेंगी, टीचरों को नहीं अगर उसमें पढ़ाने के लिए भेजेंगी तो नुकसान किसका है? ये बात समझनी होगी जो ये लोग कहते हैं कि हमें कुछ लेना देना नहीं इन चीज़ों से। दोबारा सन्नी, मेरा सवाल आपसे है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को या सन्नी नारा को कहूँ या इस छात्र संगठन को कहूँ, बीजेपी की इकाई माना जाता है, बीजेपी का टैग दिया जाता है। इस वक्त प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। क्या सन्नी नारा मौजूदा गठबंधन सरकार की कार्य प्रणाली से 100% संतुष्ट है या नहीं? अगर जैसे कि आप कह रहे हो कि एबीवीपी भाजपा की छात्र इकाई है, सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूँगा, जो छात्र संगठन, जो राजनीतिक दल जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अगर आप देखते हैं पत्रकार साथी, अगर इस सरकार का सबसे ज़्यादा विरोध होता है, इस सरकार के सबसे ज़्यादा पुतले जलाए जाते हैं, तो एबीवीपी छात्र संगठन है। और जो कहते हैं कि एबीवीपी इकाई है, एबीवीपी का निर्माण तो 1949 में हुआ था। तो ये सोचने का बहुत बड़ा विषय है। लोग आप आरोप लगा देते हैं एबीवीपी पर बार बार कि ये भाजपा की छात्र इकाई, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार आप लोगों के ऊपर ही ये टैग क्यों लगाया जाता है कि आप भाजपा की कठपुतली हो, भाजपा के सारे वो जो राजनीतिक दल है या छात्र संगठन है, वो जो आरोप लगाते हैं, उनको हमारे ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है वो जो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। और आप पत्रकार साथी हो, आप हमारे से बार बार सवाल पूछते हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब की बार यहाँ पर दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला आते हैं तो आप उनसे एक सवाल करना कि आपने सबसे बड़ा झूठ 2018 में बोला था और उससे पहले भी बोलते आए हो कि छात्र संघ चुनाव कब बहाल होंगे इस प्रदेश में। आप हर बार मंच से बोलते थे, तो ये सवाल उनसे करना। मुझे पता वो यहाँ इस सवाल को पूछते ही वो वहाँ से भागेंगे। उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं से झूठ बोला है और वो झूठ के माध्यम से ही आज वो लोग इस सत्ता में बैठे हुए हैं। जो गठबंधन की सरकार है, इससे मैं अगर निजी तौर पर या संगठन के तौर पर हम इस सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस सरकार में जो गठबंधन है वो झूठ के माध्यम से टिका हुआ है। जब इस प्रदेश के युवाओं के साथ छल हो रहा है, तब वो लोग इसको देखकर भी अपनी आंख बंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, पारदर्शिता के ऊपर काम कर रहे हैं और युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार दे रहे हैं। इस पर आपका? पारदर्शी बार बार कह रहे हैं, पारदर्शी, जब नौकरी ही नहीं मिलेंगी। पिछले 5 साल से जब युवा लाइब्रेरियों में कोचिंग ले रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, जब उनके बार बार जो टेस्ट ही नहीं हो रहे, बार बार उनको कह रहे हैं कि अगले महीने, जब नौकरियां ही नहीं निकलेंगी तो जीरो टॉलरेंस तो धरा का धरा रह जाएगा। क्या फायदा ऐसे इस चीज़ों का? मुख्यमंत्री को ईमानदार मानते हो या भ्रष्टाचारी मानते हो? मुख्यमंत्री को मैं अगर क्रिटिसाइज करूं, जो एक प्रदेश का मुखिया है, उसकी जिम्मेवारी है, इस प्रदेश की जनता ने जिसको चुना है, जिम्मेवार तो वही व्यक्ति है जिसको इस युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने चुनकर इस विधानसभा में इस प्रदेश की बागडोर दी है। अगर वो अपने आप को बचा रहा है तो इसका कोई भी वो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे। युवा महाकुंभ का एक पोस्टर का विमोचन किया है। प्रदेश के अंदर युवाओं की क्या हालात है उसके ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। उन विचारों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।